अगर हम पूरी दुनिया की वॉर की हिस्ट्री पे, टेरर वॉर तो नहीं, अगर हम पूरी दुनिया की टेरर हिस्ट्री पे अगर हम जाते हैं, टेरर अटैक्स की हिस्ट्री पे अगर हम जाते हैं, तो 9/11, 26/11 और उसके बाद में 7/10, ये 3 डेट्स ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि दुनिया कभी हाल फिलहाल में बहुत जल्दी में भूलेगी। क्योंकि 7/10 को जो अटैक हुआ है इज़राइल में, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है और आज की डेट में पूरी दुनिया बहुत सारे पॉकेट्स में अलग-अलग डिवाइड होती चली जा रही है, अलग-अलग होती चली जा रही है। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, शुक्रिया। सर, सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की क्या प्रिपरेशन है कि इस तरीके का अटैक जो हमास ने किया है, एक बर्बरतापूर्ण जो किया है, अनप्रेसिडेंटेड जिसको कहते हैं, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, उस तरीके का जो अटैक किया है, हमारी इंडिया की क्या प्रिपरेशन है? वो जो गैप्स है, क्या वो गैप्स फिल होंगे? देखिए, पहली बात तो आपने बात की 9/11 की। 9/11 अटैक से पहले इंडिया हमेशा यूएस को कहता रहा था, हमारी रॉ कहती रही थी सीआईए को कि ये पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पे टेररिस्ट पलते हैं, लेकिन अमेरिका इस बात को हंस के टाल देता था क्योंकि उनके ऊपर अटैक नहीं था, अटैक इंडिया झेल रहा था। और बहुत बार हमने उनको डोजियर्स दिए, हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे कभी ध्यान नहीं दिया। आदमी ध्यान बात पे तब देता है जब उसके ऊपर खुद बीतती है। जब 9/11 हुआ तो उसने इंडिया से बात करनी शुरू की और इंडिया ने जो उनको लिस्टें दी टेररिस्टों की, उन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया और बहुत से जो टेररिस्ट पाकिस्तान यूएस के अंदर थे उनको जेल में डाल दिया, कुछ कश्मीरी टेररिस्ट थे। और उसके बाद यूएस की पॉलिसी चेंज हो गई इंडिया की तरफ। और हम बात करते हैं 2004 की, जब यहाँ पे एक भूचाल आया था सी के अंदर, सुनामी आई थी, सुनामी। तो हमारे जो शिप्स थे, हमारे शिप्स पहुंच गए थे फॉरेन कंट्रीज के अंदर, स्पेशली आपका जो सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन सी है सी के अंदर, तो उनके पोर्ट पे पहुंच गए। ये कौन सी है? तो यूएस ने पूछा कि आपके शिप्स कैसे पहुंच गए वहां पे। तो इंडिया ने उनको पोजीशन बताई। तो उसके बाद इंडियन जो साइंटिस्ट थे या हमारे डिफेंस के लोग थे, सिक्योरिटी के लोग थे, यूएस के अंदर गए और यूएस के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे और जो पास्ट थे, वो दोनों थे, उनको पूरा समझाया कि हम कैसे इंडोनेशिया पहुंच गए, इंडोनेशिया के बाली में पहुंच गए थे हमारे वारशिप्स, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो उनको समझ में आया इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, इंडिया का लैंडस्केप क्या है, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड कैसे है। तब उनको समझ में आया कि हम इसको यूज करके चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो तभी से मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुई उसी साल से, और उसके बाद ये और ज्यादा एक्सपेंड हो गई। उसके बाद क्वाड बना चाइना को काउंटर करने के लिए। बाद में इसके अंदर ज्वाइन किया जापान ने और उसके बाद आपके ऑस्ट्रेलिया ने। और इस टाइप पे क्वाड जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, क्योंकि इंडिया की लॉजिस्टिक सिचुएशन ऐसी है। जब यहाँ पे 9/11 हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके बाद स्टेप्स ये लिए कि जो भी यहाँ पे हमारे सी के पास शिप्स आएंगे उनको कैसे देखा जाए। तो मॉरिशस, मालदीव्स और सेशल्स यहाँ पे रडार लगाने शुरू कर दिए और इन कंट्रीज में, तीनों कंट्रीज के अंदर 8 रडार लगाए गए। और जो रडार थे वो पूरी इनकी जो भी शिप पास होता है उसकी फोटोग्राफ लेते हैं, उसके फोटोग्राफ को भेजा जाता है हमारे एक गुड़गांव के पास सेंटर है वहां पे, और आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सा शिप्स है। और श्रीलंका के अंदर पहले रडार लगे हुए थे, उनको अपग्रेड कर दिया गया, उनको वीडियो रडार तक लगा दिया गया ताकि उनकी भी फोटोग्राफ आ सके। और ये 10 रडार लगे थे श्रीलंका के अंदर। अब आप देखते होंगे कि बहुत बार यहाँ पे हमारे यहाँ पे सी के अंदर कुछ शिप्स आ जाते हैं, रख देख करके उनको पकड़ लिया जाता है। वो इसी तरीके से कि उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये शिप कौन है, किस कंट्री का है, और इसी तरीके से दोबारा ताकि 9/11 ना हो, 26/11 ना हो, उसको देखने के लिए। और अब 26/11 देख, और तभी इंडिया अपना जो सी का पूरा एरिया है उसको सिक्योर कर रही है। और अगर कोई वार हो चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पे ट्राई सर्विस बेस बना दी गई है, शिप्स खड़े हैं वहां पे, नेवी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। फिर आपके लक्षद्वीप के अंदर वहां पे भी हमारी एक नेवल बेस बना दी गई है और एक कारावार
जो कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे एक नेवल बेस बना दी गई है, बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे भी हमारी सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे रुक सकेंगे। और ये सब कुछ किया गया है चाइना और पाकिस्तान को देख करके, ताकि हम कहीं सरप्राइज में पकड़े ना जाए। और अब हम बात करते हैं जो हमास और इजराइल का वार हुआ है। आपने यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज डिस्टर्ब हो गई कि कैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी की भी सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, जबकि इजराइल एक टेक्निकली बड़ी साउंड कंट्री है और इनका आयरन डोम सिस्टम वो वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। और ये जो सिस्टम बना था वो यूएस और इजराइल की सपोर्ट से बना था। 2006 में इसके ऊपर काम हुआ था और 2011 में ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिए गए थे इजराइल के ऊपर। इजराइल के अंदर 10 ही सिस्टम लगे हैं, क्योंकि इजराइल एक छोटी कंट्री है और इनकी रेंज पड़ती है 5 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक। क्योंकि इजराइल के ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो छोटे अटैक करेगा, बड़े अटैक हो नहीं सकते। तो इजराइल की सिक्योरिटी भी कम है, उसकी रिक्वायरमेंट भी कम है, उस हिसाब से ये ड्रोन सिस्टम, लेकिन ये फेल हो गए। फेल कैसे हो गए कि हमास ने इनके ऊपर 5000 रॉकेट दाग दिए 20 मिनट के अंदर। और जो इनकी कैपेसिटी थी, क्योंकि जो हर एक इनका डोम सिस्टम था उसके अंदर 70 से 80 मिसाइल थी, यानी कि इंटरसेप्ट करने के लिए। और अगर कोई मिसाइल दागी जाती है और वो मिस डायरेक्टेड होती है, यानी कि आपके पॉपुलेटेड एरिया में नहीं आती या आपके सेंसिटिव एरिया में नहीं आती, तो उसको ये इंटरसेप्शन यूज नहीं किया जाता, उसको यूज नहीं करता। यानी कि अगर उनके डेजर्ट में जाती है तो उस मिसाइल को ये इंटरसेप्ट नहीं करते। तो जो 5000 मिसाइल दागी गई उसमें से 500 मिसाइल तो इवन हमास के एरिया में गिर गई और बाकी कुछ डेजर्ट के एरिया में गिर गई। काफी इन्होंने उनको इंटरसेप्ट भी किया। लेकिन उसके बाद जरूरत पड़ी कि इन मिसाइलों को कैसे, ये मिसाइलें कैसे ऐसे अटैक को रोक सकती हैं, क्योंकि जो एक इंटरसेप्शन की मिसाइल होती है इसकी कॉस्ट पड़ती है $60,000 और जो हमास ने इनके ऊपर मिसाइलें दागी उनकी सिर्फ कॉस्ट थी $600 की। और ये पाइपों के हिसाब से बनाई गई थी, पाइप के अंदर डाल करके एम्यूनिशन वो बना दी गई थी और उसको लॉन्च कर दिया गया था। तो इसके ऊपर वर्ल्ड को बड़ा एक लेसन मिला और इंडिया को भी लेसन मिला, क्योंकि इंडिया अपने आप को बड़ा सेफ समझ रहा था कि हमने यूएस से 5 S-400 मिसाइल के सिस्टम ले लिए और ये हमारे बॉर्डर में लगे रहेंगे। लेकिन अब इंडिया को लगा कि ये तो सिस्टम सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारी दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ, हमारी दुश्मनी है चाइना के साथ, और अगर यहाँ से मिसाइलें दागी जाएंगी हाई स्केल में तो ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। और 5 में से 3 मिसाइल हमको डिलीवर कर दी गई है और इसमें से एक मिसाइल लगी है चाइना की तरफ, एक लगी है पाकिस्तान की तरफ, और जो तीसरी मिसाइल है वो लगाई गई है पाकिस्तान चाइना दोनों को देखने के लिए। और इंडिया ने इस टाइम पे रशिया पे प्रेशर डाला कि आपके साथ हमने एग्रीमेंट किया था 2018 में 5 S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए, लेकिन आपने तो अभी तक 3 मिसाइल का सिस्टम दिए, 2 आपने दिए नहीं रशिया यूक्रेन वार की वजह से। तो इसके ऊपर एक इंडिया की मीटिंग चल रही है, कुछ दिन बाद ये मीटिंग होल्ड की जाएगी रशिया के साथ कि हमको जल्दी सप्लाई की जाए। एक्चुअली ये दोनों मिसाइल वो भी रेडी है, लेकिन रशिया ने इनको यूज कर लिया यूक्रेन के वार के अंदर और इसलिए इंडिया को डिलीवर नहीं की। लेकिन अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि इनको डिलीवर की जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी जो मीडियम रेंज के डिफेंस सिस्टम है पृथ्वी, उसको डेवलप किया हुआ, उसकी मिसाइलें लगाई हुई है दिल्ली के बाहर भी और सब जगह में भी, इंपॉर्टेंट जगह पे। लेकिन इंडिया को लगता है कि उसको और ज्यादा जरूरत है ये सिस्टम बनाने की। तो इंडिया अपने अंदर आयरन डोम सिस्टम, या आप सोचिए कि जो S-400 सिस्टम है उसकी मिसाइलें खुद बना रहा है डिफेंस सिस्टम की, लेकिन उसके अंदर उसको कुछ टाइम लगेगा और उसकी जो प्रोडक्शन का काम स्टार्ट होगा वो होगा 2028 के अंदर। तो इंडिया की जो डिफेंसेस है इस टाइम पे काफी गैप्स हैं उसमें, स्पेशली अगर हम रशिया यूक्रेन वार या स्पेशली हम देखें हमास और इसराइल का वार। साथ में इंडिया अपनी दूसरी भी तैयारी कर रहा है, जैसे पूरे बॉर्डर की फेंसिंग की जा रही है, कुछ लूप होल्स थे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे और कुछ लूप होल्स थे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। उसके ऊपर इन्होंने 509 BOP बनाई है, जहाँ पे जो स्पेशली सेंसिटिव एरिया थे वहाँ पे BSF को पूरी फैसिलिटी दी गई है। ये BOP के अंदर टॉयलेट होगा, ऑफिस होगा, कंप्यूटर्स होंगे, अलार्म सिस्टम होगा, टीवी के कैमरे लगे होंगे और यहाँ पे पूरी फैसिलिटी होगी BSF के पर्सनल के लिए रहने की, खाना खाने की, और यहाँ से अंदर बैठ के मॉनिटर कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पे वो भी बनाए गए हैं, यानी कि स्ट्रेचेस बनाई गई हैं, ताकि अगर उनको जरूरत पड़े तो ट्रेंचेस में छुप करके दुश्मन से लड़ सके, क्योंकि कभी जब मिलिटेंट अटैक करेंगे तो फुल स्टैक में अटैक करेंगे। तो जो 509 BOP बनाई गई है ये पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बनाई गई है और इसको पूरा स्ट्रेंथन किया जा रहा है पूरे बॉर्डर को। और अगर हम बात करते हैं चाइना के बॉर्डर की, वो एक्चुअली डिफरेंट टाइप का बॉर्डर है, वहाँ पे हम इस टाइप की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे हमारी आर्मी तैनात है, वहाँ साथ में ITBP की कुछ और ज्यादा स्ट्रेंथ रेज की गई है और उनको पूरे अरुणाचल प्रदेश में पोस्ट किया गया।
फिर हम बात करते हैं आपके म्यांमार बॉर्डर की। म्यांमार का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ वो लगता है 1648 किलोमीटर का। और जब से मणिपुर के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है, यहाँ पे कुकी मिलिटेंट्स वो म्यांमार से आकर के इस बॉर्डर के अंदर आ गए और उन्होंने यहाँ पे डिस्टर्बेंस शुरू कर दी। पहले इन्होंने यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू कर दी, पॉपी कल्टीवेशन। और जब उनको रोका गया तो उन्होंने 32 जो हिंदूज हैं और जो आपके सनातनी हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और इंडियन गवर्नमेंट ने किसी तरीके से इनको डील नहीं किया, यानी कि कोई हार्ड स्टेप नहीं लिए। लेकिन साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर की पूरी डिमार्केशन कर दी और उन्होंने यहाँ पे 100 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसकी फेंसिंग का इंतजाम कर लिया। और फेंसिंग है स्मार्ट फेंसिंग, जहाँ पे टीवी कैमरा होंगे, अलार्म सिस्टम होगा। इसी तरीके से यहाँ पे कैबिन्स बनाई जाएंगी ताकि अंदर से बैठ करके सब कुछ देख सके। लाइटिंग लगाई गई है और साथ में जो लोग बैठे होंगे या जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होंगे वो अंदर से बैठ के सब कुछ चेक कर सकेंगे। और अगर बॉर्डर के पास कोई 15 किलोमीटर तक ट्रक आता है तो यहाँ पे अलार्म बज जाएगा। और अगर 5 किलोमीटर तक तो आदमी एंटर करता है तो वो भी आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। तो यह पूरी तैयारी की जा रही है इंडिया के बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करने की, स्ट्रेंथन करने की। साथ में इंडियन जो आर्मी उसने उसको इंडियन गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का एक बजट दिया है। और उसके अंदर 156 LCH यानी कि जो हमारे एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो बनाए जाएंगे, वो बनाए जा रहे हैं और ये आर्मी प्रिक्योर कर रही है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने नेवी को दिया 2 लाख करोड़ का बजट ताकि वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। 68 वारशिप बनाए जा रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इंडियन गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का एक ऑर्डर दिया है इंडियन नेवी के 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। साथ में यहाँ पे कुछ जैसे आपके नेवी की सबमरीन बनानी थी, वो प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो ये प्रोजेक्ट को भी फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। और साथ में जो भी रिक्वायरमेंट है आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, उसको पूरा किया जा रहा है ताकि हम और ज्यादा रेडी रहे किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। सर ये तो वो चीज हो गई जो हम अपने बॉर्डर्स पे कर रहे हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे छोटे छोटे हमास हैं, उनके लिए हमारी इंटेलिजेंस कितनी प्रिपेयर्ड है? उनके जो इनपुट्स हैं जी, देखिए बेसिकली देखा जाए तो बहुत बड़ा जायजेंटिक टास्क है ये। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने PFI के खिलाफ एक्शन लिया, PFI को टोटल खत्म कर दिया, खत्म कर भी रहे हैं अभी तक। क्योंकि PFI के लोग ये जो हिंदुओं की वर्शिप की जगह थी वहां पे कब्जा करके बैठे हुए थे, उनको वहां से हटा दिया, चाहे क्रिश्चियन कर्म भूमि हो। और फिर आप देखिए कि जो हमारे कुछ मंदिर हैं उनको लिबरेट करा लिया गया, चाहे राम मंदिर हो, चाहे आपका बनारस का मंदिर हो। और हमारा कुछ प्रॉब्लम चल रही है बॉर्डर के ऊपर। जैसे हमारा बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ, दोनों तरफ मुस्लिम बैठे हैं और हमने इशू टेकअप किया है नेपाल के साथ भी, कैसे इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, कैसे इन लोगों को यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए। और यहाँ पे जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है या एक कैंपेन चल रहा है इंडिया को टारगेट करने का, नेपाल को टारगेट करने का, उससे कैसे डील किया जाए। तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी उसके ऊपर भी काम करें। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जो हमारे इश्यूज होते हैं कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन में सॉल्व हो जाएंगे, इसमें सालों लग जाते हैं, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, तो उस पर काम हो रहा है। देखिए क्या था कि हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया, लिबरेट कराने के लिए जो काम पेंडिंग थे पूरे नहीं हो सके, क्योंकि एक तो मिसेज इंदिरा गांधी वहां से पावर से हट गई और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट थी शेख मुजीबुर रहमान की, उनकी डेथ के बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट आई है और यहाँ पे PM मोदी की गवर्नमेंट आई है तो दोबारा से रिलेशन को नॉर्मलाइज किया गया। और उसके बाद PM मोदी विजिट किए थे बांग्लादेश के अंदर जून 2015 में, और उसके बाद एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों के बीच में, यानी कि जो इश्यूज कुछ रह गए थे उनको सॉल्व किया गया और पूरे बॉर्डर की फेंसिंग कर दी गई। लेकिन बाद में देखा गया कि यहाँ पे तो बहुत सी काउज की स्मगलिंग होती है, 20 लाख काउज की स्मगलिंग होती थी 1 साल के अंदर। और उसके बाद इन्होंने, क्योंकि वहां पे कुछ पद्मा नदी बहती है, आपकी जाती है, आपकी ये गंगा रिवर जाती है बांग्लादेश के अंदर, और वहां पे फेंसिंग हो नहीं सकती, तो इन्होंने जो सेंसिटिव एरियाज थे या जहां से स्मगलिंग होती थी वहां पे BOPs बना दी ताकि किसी हिसाब से स्मगलिंग को रोका जाए और कुछ इन्फिल्ट्रेशन है उसको भी रोका जाए। तो बहुत से काम हुए और बहुत से काम होने बाकी है। लेकिन कुछ लोग जब बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ने तो बड़ा कुछ कर दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया 70 साल 75 साल के अंदर, ये गवर्नमेंट तो सारे बॉर्डर, देखिए क्या था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनको टोटल निगलेक्ट किया गया,
क्योंकि यहाँ पे हर एक ज्यादातर स्टेट्स के अंदर 7 सिस्टर्स के अंदर एक एक पार्लियामेंट की सीट है या 2 पार्लियामेंट की सीट होगी, असम को छोड़ करके। तो किसी ने यहाँ ध्यान ही नहीं दिया। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेवलपमेंट की है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे रोड्स बनाया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेलवे लाइन लेके आए, क्योंकि बहुत से स्टेट्स के अंदर तो रेलवे लाइन तक नहीं थी। इवन मणिपुर के अंदर रेलवे लाइन बन रही है। और साथ में यहाँ पे जो रिवर्स वगैरह है उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अभी पीएम मोदी बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश गए नहीं, एक उनकी जो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है उनके साथ मिलकर के इन्होंने एक रेलवे लाइन ओपन की। और वो रेलवे लाइन ओपन होने से क्या होगा कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर सप्लाई लाइन जाती है वो फास्ट ट्रैक होगी, क्योंकि बांग्लादेश के 3 तरफ तो इंडिया है, एक तरफ सी है। बांग्लादेश इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो जो सारे काम है किए जा रहे हैं और बड़े फास्ट पेस पे किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये काम नहीं है कंट्री के लिए, जैसे कंट्री को आर्म्स बनाने हैं, एमुनिशन बनाना है, साथ में एयरफोर्स के प्लेन्स लेने हैं। जब देखिए क्या है कि 81 या 87 तेजास MK1 ए प्लेन वो इंडिया प्रिक्योर कर रही है या एयरफोर्स प्रिक्योर कर रही है। और मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर, जिसके ऊपर HAL के चीफ उन्होंने कहा कि जो प्लेन्स है हम 12 बना रहे हैं पर साल, लेकिन 2025 से ये प्लेन्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाएगी 24 तक। और साथ में जो HAL के प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो बनाए जा रहे हैं, और इनको कुछ साल के अंदर या 25-26 तक हर एक साल के अंदर 25 प्रचंड के हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। तो हम काम कर रहे हैं। साथ में हमने यूएस के साथ एक एग्रीमेंट किया और उनसे MQ-9 ड्रोन्स वो लिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर थ्रेट क्या होगा, फ्यूचर के अंदर थ्रेट होगा ड्रोन से। यानी कि इंडिया के अंदर हजारों ड्रोन फेंके जा सकते हैं। और DRDO ने एक इंद्रजाल करके ड्रोन सिस्टम बनाया जो इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। और मुझे लगता है कि शायद 500 या 700 तो कम से कम पाकिस्तानी के खिलाफ लगाने पड़ेंगे इंद्रजाल, इसमें टाइम भी लगेगा। साथ में हमारी जो IITs है वो भी काम कर रही है ताकि ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जा सके। और BSF को कुछ गन्स दी गई है ड्रोन्स को गिराने के लिए, क्योंकि जो ड्रोन्स से अटैक होता है इंडिया के अंदर उसको मिसाइल से नहीं गिराया जा सकता क्योंकि जो ड्रोन की कॉस्ट है 2000 होगी, 3000 रुपये होगी, और जो मिसाइल की कॉस्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होती है। तो इसलिए इनको टारगेट करने के लिए छोटी गन दी गई है BSF को। और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट और ज्यादा इनको एम्यूनिशन देगी और ज्यादा गन्स देगी ताकि ड्रोन से जो हमको थ्रेट हो सकता है उसको रोका जाए। तो गवर्नमेंट सारे काम कर रही है और बहुत से काम किए जा रहे हैं, बहुत से काम रह गए हैं, बहुत से काम हो गए, लेकिन सबको फास्ट ट्रैक किया गया देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की रक्षा के लिए। क्योंकि ये जो अटैक हुआ है 7 अक्टूबर को, मुझे लगता है पूरी दुनिया अब इस समय अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने इंटेलिजेंस को लेकर के और ज्यादा जो है काम करने के लिए सब लोग जुट गए होंगे। भारत ऐसी कंट्री है जहां पर जी देखो एक और बात है, अब जो US की फोर्सेस है गल्फ के अंदर वहां भी अटैक हुए, मिसाइल के अटैक हुए, ड्रोन्स के अटैक हुआ। तो उनका जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है, बहुत से सिस्टम वो अपने कंट्री में दोबारा वहां गल्फ के अंदर लेके आए ताकि उनकी सिक्योरिटी हो सके। और जो जॉर्डन है जहां पे US उनको सिक्योरिटी देता है, उसने कहा है कि हमको पैट्रियट मिसाइल दीजिए, डिफेंस सिस्टम वो प्रोवाइड करिए। साथ में सऊदी अरबिया, उन्होंने भी US से डिमांड किया कि हमको डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करिए, तो US उनको ही प्रोवाइड कर रहा है। और जो US के फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो हो सकता है इंडिया भी उनसे कुछ डिफेंस सिस्टम परचेज करे। तो सारे काम किए जा रहे हैं, पैसा लगता है, टाइम लगता है। और ये जो सारे काम हो रहे हैं इंडिया के डिफेंस के लिए हो रहे हैं, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि कल यहाँ पे इंडिया जैसी गवर्नमेंट ना आ जाए जो देश को बर्बाद कर देगी। जितना काम किया उसका सत्यानाश कर देंगे लोग, क्योंकि इनको सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं सर इस समय, नहीं। और मुझे लगता है कि सोचेंगे तो पाप करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, क्योंकि जिस तरीके से जो अटैक हुआ है और उससे बहुत बड़ा सबक जो है सारी कंट्रीज ने लिया है, और जो आपने बताया कि जो गैप्स थे हमारे उसमें उनको कैसे स्पीड उनकी बढ़ाई जा रही है या कैसे कहाँ पे उन चीजों को कवर किया जा रहा है कि हमारी कंट्री सिक्योर हो सके बॉर्डर पे, और इंटेलिजेंस काम कर रही है हमारी इंटरनल पे भी। और ये मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सिटीजन है सबका ये फर्ज बनता है कि हम अपनी आंखें जो है खुली रखें, क्योंकि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत सारे हमास तो हमारे अपनी खुद की कंट्री में छुपे बैठे हुए हैं, जिनको की नजर हम अगर रखेंगे और अपनी गवर्नमेंट को अगर हम उनके बारे में बताएंगे या अवेयर कराएंगे तो शायद ऐसा अटैक जो हुआ है वो। नंदिता एक और बात है, हर एक कंट्री का अलग अलग सिस्टम है, हर एक कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप बात करते हैं इजराइल की, इजराइल एक छोटी कंट्री है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरी हुई है, लेकिन
तो उसकी जो डिफेंस सिस्टम है उसकी जो रेंज है 5 से 75 किलोमीटर की है। लेकिन इंडिया एक बड़ी कंट्री है जिसके आसपास बड़े बड़े दुश्मन बैठे हैं। एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ चाइना बैठा है, एक तरफ हमारा 7,516 मीटर की कोस्ट लाइन है। तो हमको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। हमको जो S-400 का सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट है, बड़ी मिसाइल है, बड़ा सिस्टम है, और साथ में ये सिस्टम तो बॉर्डर पे लगा रहे हैं जो 500 किलोमीटर से किसी भी दुश्मन को आइडेंटिफाई कर सकता है। साथ में इंडिया अपने अंदर आयरन डोम सिस्टम बना रहा है या S-400 मिसाइल का सिस्टम बना रहा है जो 2028 तक तैयार होगा, और इसके अंदर जो उसकी रेंज होगी वो भी 400 किलोमीटर की होगी। साथ में इंडिया के अपने पृथ्वी डिफेंस सिस्टम है जो उन्होंने दिल्ली के आसपास लगाए हैं ताकि यहाँ पे अगर कोई मिसाइल मिस कर दे तो उसको ये काउंटर कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि जो दिल्ली के आसपास के सिस्टम है इनकी स्ट्रेंथ कम से कम 4 गुना बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर कोई लार्ज स्केल मिसाइल का अटैक होता है तो उसको काउंटर करने के लिए तो बड़े ज्यादा सिस्टम चाहिए होंगे, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर 70 से 80 मिसाइल आती हैं। तो सब चीजों को ध्यान करते हुए हम अपने बॉर्डर को सेव कर रहे हैं, हम अपने सी के रूट उसको सेव कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और यहाँ पे कोई हमास जैसा अटैक नहीं हो सकता इंडिया के अंदर। यहाँ डिफरेंट टाइप का अटैक होगा, डिफरेंट टाइप की लैंडस्केप है, डिफरेंट टाइप का एरिया है, डिफरेंट टाइप का, यहाँ दंगा फसाद हो सकता है, सर तन से जुदा हो सकता है, इस तरीके के नारे लग सकते हैं, कोई शोभा यात्रा निकल रही है उसके पर पत्थर फेंके जा सकते हैं। पत्थर तो मुझे लगता है एक अच्छा, वहां पे भी मैंने एक शायद वीडियो देखा था कि वहां पर जब इजराइल ने जब एंटर किया है ऑन फुट, वहां पे जब गए हैं अपना उनके टनल्स की तरफ में, तो वहां पर भी पत्थरबाजी हुई है। मतलब पत्थर तो मुझे ये कौम ऐसी है, ये कौम पत्थर पे डिपेंड करती है। एक्चुअली इनकी देखो होता क्या है कि कुरान के अंदर मुझे नहीं समझ लगता कि ऐसी टीचिंग होगी, क्या कुरान ये सिखाती होगी? लोग कहते हैं हर एक मजहब अच्छी बात सिखाता है, तो कुरान में कुछ चीजें लिखी होंगी, लेकिन क्या कुरान को ये मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसके अंदर कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको सामने लाके आते हैं? हाँ, तो बेसिकली ये जो लोग हैं इनको गलत चीज पढ़ाई जाती है और गलत चीज बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे आप देखिए इंडिया के अंदर जो हाँ ब्रेन वॉश है, लेकिन क्या देखिए क्या होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो यूरोप है वो तो सबक सीख गया, पैलेस्टाइन को कोई भी अपनी कंट्री में लेना चाहता, कोई भी गल्फ कंट्री नहीं चाहती कि पैलेस्टीन उनकी कंट्री में, इवन पाकिस्तान को नहीं चाहते। पाकिस्तान का मैं टीवी देख रहा था, किसी पाकिस्तान को अपनी कंट्री में आने नहीं देते, किसी पैलेस्टीनियन को अपनी कंट्री में आने देते, हमास की वजह से और हाफिज सईद जैसे लोगों की वजह से कोई पाकिस्तानी को अपनी कंट्री में आने देता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब तो क्रिकेट वालों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इवन आपके अफगानिस्तान से हार गई और अफगानिस्तान के प्लेयर कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्योंकि उनको यहाँ से प्यार मिलता है, उनको मोहब्बत मिलती है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा भी हो रहा है और लोगों का माइंडसेट है वो भी चेंज हो रहा है। और आपने जो जानकारी दिया कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम जरूर लगेगा क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारा जो ज्योग्राफी है हमारी अपनी कंट्री की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है इजराइल के कंपैरिजन में और भी बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में। बट मगर देखो एक बात कहें, जब हमारा पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बना, यानी कि हमारा जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके बनने में 15 साल से ऊपर लग गए और थर्ड का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया। थर्ड के अंदर जो टाइम लगेगा वो लगेगा 10 साल का। चाइना जल्दी बना लेता है क्योंकि चाइना के पास पैसा भी है, चाइना के पास टाइम भी है, चाइना के पास अपनी सारी टेक्नोलॉजी। हम सारा कुछ अपने पे लेते हैं, कुछ हम बाहर से इम्पोर्ट, कुछ चीजें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उस पर टाइम लगता है। लेकिन अगला जो है हमारे पास सिस्टम पे टेक्नोलॉजी है। देखो दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ने हमारी जो DRDO है इसको काम दिए हैं कि आप काम करो, और काम कर रही है। 71 में हमारे पास नेट एयरक्राफ्ट थे, जब 71 का वार हुआ था, इंदिरा गांधी का टाइम था, और उसके बाद पता ही चला नेट कहाँ चले गए, नेट एयरक्राफ्ट, और वो बड़े सक्सेसफुल थे हमारे लिए। इतने साल तक जो हमारी गवर्नमेंट थी वो मौज करती रही, मजे करती रही, पैसे खाती रही, आर्म्स को इम्पोर्ट करके, और या आर्म्स इम्पोर्ट नहीं किए या उनका ध्यान नहीं था, सिर्फ पैसा खाने में ध्यान था। लेकिन अब हम तेजस बना रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हमें अमेरिका से हेलीकॉप्टर लिए लेकिन हम खुद भी बना रहे हैं, हमने रशिया से डिफेंस सिस्टम लिया लेकिन खुद बना रहे हैं, हम चांद पे पहुंच गए, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, हम वारशिप्स बना रहे हैं, और यूएस हमसे कहता है कि आप यहाँ पे मिसाइल बनाइए और हमको दीजिए। हम ये काम भी कर रहे हैं। अगर हमारी डिफेंस स्ट्रांग होगी तो हम स्ट्रांग होंगे, अगर हमारी डिफेंस कमजोर हुई तो हम कमजोर हो जाएंगे। और इसीलिए गवर्नमेंट उस पर स्पेंड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही है। हमारे जो बॉर्डर पे सोल्जर होते हैं उनको सप्लाई लाइन चाहिए,
उनको जाने के लिए जगह चाहिए, उनको गर्म कपड़े चाहिए, उनको गर्म जूते चाहिए, -30 डिग्री में बैठते हैं वो, उनको बुलेट प्रूफ हेलमेट चाहिए, जो कभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं दी। यानी कि जो पिछले साल कितने सालों तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही उसका कोई ध्यान नहीं था। और किसने दिया? 2014 के बाद। स्ट्रेंथ तो मिली है सर, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट आपके जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको किस तरीके से, उनके लिए कितना बजट निकालती है, उनके लिए क्या सोचती है, उनके लिए क्या ऐसी चीजें हैं जो वो उनको मिले और हमारी कंट्री को और ज्यादा सिक्योरिटी मिले। तो इसके दूसरी बारे में बात होती है 2014 के जी दूसरी बात है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज। राइट कुछ अपने बारे में करेक्ट सोचते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो वो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर ले रहे थे, यानी कि हमको घूमने फिरने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने LCH लिए, LCH बनाए, यानी कि जो हेलीकॉप्टर प्रचंड लड़ने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, इनको ऐश करनी थी। ये गवर्नमेंट इन लोगों को चाहती है, देश के लोगों को, कि ये चैन से सो सके और यहाँ पे डिफेंस स्ट्रांग हो। यहाँ पुल बनाए जा रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि हमारे सोल्जर को जाने आने में दिक्कत ना हो। अब अगर मैं जैसे रहा नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर के ऊपर, तो 7-7 दिन तक हमें कहीं पे उतार करके, जब हमको उतारा जाता था किसी एरोप्लेन से, तो वहां से 7 या 8 दिन लग जाते थे पोस्ट पे जाने में, पैदल चल के, अपना सामान उठा करके। रास्ते में कोई खाने पीने की चीज नहीं होती थी, पानी लेकर के, हो सकता है कहीं जगह छोटी मोटी मिल जाए, क्योंकि लोग नहीं थे। आज वहां पे रोड्स बन रहे हैं, टनल बन रही हैं, वहां पे ट्रेन जा रही है, इवन तवांग में ट्रेन जा रही है, इवन लेह लद्दाख के लिए ट्रेन चल रही है, जो एयर, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि लेह में आपके पास ऑक्सीजन की कमी होती है, और सोल्जर को जाना होगा तो वो ट्रेन से जाएगा ताकि वहां दिक्कत ना हो। और लड़ाई के टाइम में सोल्जर की डिमांड होती है कि एक तो मेरे को एम्यूनिशन मिल जाए, खाने पीने की चीजें मिल जाए, छोटी मोटी जो होती है उनको, और साथ में जब मैं इंजर्ड हो जाऊं तो मुझे एवोकेट कर लिया जाए। तो बॉर्डर पे हमारे एयरक्राफ्ट, मतलब एयरपोर्ट बना दिए गए, और बॉर्डर के ऊपर साथ में हेलीपैड बना दिए गए, ताकि अगर कोई इंजर्ड हो जाए सोल्जर, उसको वहां से एवोकेट किया जा सके। तो ये काम कर रही है गवर्नमेंट, देश की रक्षा के लिए, देश के सोल्जर्स की रक्षा के लिए और हमारी रक्षा के लिए। बिल्कुल। और जिनके भी ये क्वेश्चन थे कि हमारा भारत किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है हमास जैसे अटैक से बचने के लिए, या हमारा जैसा अटैक ना हो हमारे यहाँ पे, या हमारी चाइना को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के हमारी क्या प्रिपरेशन है, उन सबके मुझे लगता है कि सवालों के जवाब सूद सर ने दे दिए होंगे। और इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो गया है, मगर अगर आप पूरा देखेंगे तो आपकी जितनी क्वेरीज होंगी सारी की सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई। थैंक यू सो मच सूद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने जो आज इस समय इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी है वो दैट इज इनवैल्यूएबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान। मेरा भारत महान।